नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा यूट्यूब के इस महत्वपूर्ण सेशन में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत। आज क्लासिफिकेशन के इस चरण में बारी है एम्फीबिया की। एम्फीबिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज आपको पहले पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और इसके बाद महत्वपूर्ण जो विषय हो वो है एमसीक्यू का सेशन। और एमसीक्यू का जो सेशन लाए हैं वो एमपीपीएससी के लिए, पीएनएसटी के लिए, यूपीएससी के लिए, आरआरबी के लिए, एमपीएसआई के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उन सभी के लिए वो आवश्यक एमसीक्यू सेशन को हमने आज कलेक्ट किया है और वो सवाल आपसे पूछेंगे। तो इस तरह से ये पूरा सेशन चलेगा। पहले शुरुआत एम्फीबिया से करते हैं और उसके पहले आपको बता दें कि यदि आपने पिछले सारे वीडियो को पढ़ा होगा तभी आज आपसे वो सवाल बन पाएंगे जो आगे एमसीक्यू के सेशन में रखे हैं, क्योंकि जो सवाल आज हमने इकट्ठे किए हैं वो आपकी परीक्षा में आ चुके हैं या कुछ सवालों को हमने नया बनाया है। उन सवालों से इसी तरह के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलें सेशन की शुरुआत करें। इसके पहले हमने आपको फिश वर्ग पढ़ाया था, मछलियों की विशेषता बताई थी, उसकी विस्तार से जानकारी दी थी, उनकी कौन कौन से लक्षण होते हैं और कौन कौन से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये सारा डिस्कशन हो चुका है। आज बारी है एम्फीबिया की। तो चलिए शुरू करते हैं एम्फीबिया से। और एम्फीबिया किस समूह का सदस्य है, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, इनके प्रमुख लक्षणों का पहले विवरण कर लेते हैं, फिर इसके बाद एमसीक्यू सेशन पर आपको ले चलते हैं। यदि आप एमसीक्यू करना चाहते हैं तो अगले जो महत्वपूर्ण सेशन होंगे अब क्लासिफिकेशन से या जो भी हमारे सेशन होंगे उसमें एमसीक्यू का सेशन हम जरूर रखा करेंगे और वो एमसीक्यू के सेशन डिस्कशन के साथ रखेंगे। हर सवाल पूछेंगे, उसका उत्तर बताएंगे और उत्तर के साथ क्यों यही उत्तर होगा ये भी आपको बताते चलेंगे। तो आइए एम्फीबिया की शुरुआत करते हैं। लिखते हैं पहले क्लास एम्फीबिया। और एक सीधा अर्थ आप जानते हैं, एम्फी का मतलब होता है दो, एम्फी का मतलब होता है बोथ। बोथ का मतलब यह है कि ऐसे जीव जो पानी में भी रह लें और जमीन पर भी रह लें, जिनका जीवन चक्र दोनों में पूरा हो जाए, दोनों में रहने के लिए उनकी लाइफ बनी हो, ऐसे जंतु जितने भी हैं वो सब एम्फीबिया में रखे जाते हैं। इसीलिए इसका नाम एम्फीबिया रखा गया। तो पहला पॉइंट लिखते हैं और ये लिखते ही आपको याद हो जाने चाहिए, एम्फीबिया वर्ग के जंतु जल एवं धरती पर निवास करते हैं। इसीलिए इस फाइलम का नाम वैज्ञानिकों ने एम्फीबिया रखा। ये पहला पॉइंट हो। एम्फीबिया वर्ग के जंतु धरती पर भी मिलेंगे, पानी में भी मिलेंगे, यानी लाइफ साइकिल इनकी जल में भी रहेगी, लैंड पर भी रहेगी, इसीलिए इनको एम्फीबिया में नाम दिया गया और एम्फीबिया में रखा गया। चलिए दूसरे पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। अब एक शर्त बता दें कि कौन सी इनकी अवस्था, जीवन की जो अवस्थाएं होंगी, उन अवस्था में कौन सी अवस्था जो है जो जल में रहती है और कौन सी अवस्था जो धरती पर रहती है। अब यदि हम जल की बात करेंगे तो जल में, जैसे अभी मछली की बात कर रहे थे, तो मछली जो है जल में रहती है तो उसके लिए रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं। ऐसे इसके लिए भी जरूरी है कि यदि मेढक जल में है तो गिल्स चाहिए, ये जमीन पर है तो फेफड़ा चाहिए। इन्हीं सारी बातों का डिस्कशन दूसरे पॉइंट पर कर रहे हैं कि लार्वा अवस्था में
दूसरे पॉइंट पर लिखिएगा। लार्वा अवस्था में ये जीव मछली जैसा व्यवहार करते हैं। अब मछली जैसा व्यवहार करने का मतलब उसमें फिंस होंगे, पानी में घुसेंगे तो फिंस का होना जरूरी है, तभी तो रिस्पिरेशन होगा। याद रखिएगा, लार्वा अवस्था में ये मछली जैसा व्यवहार करते हैं। तथा धरातलीय, यानी पृथ्वी पर पहुंच गए, धरातलीय अवस्था में धरातलीय अवस्था में धरातल में रहने वाले जीवों जैसा व्यवहार करते हैं। यानी हम लोगों जैसा व्यवहार करेंगे, मतलब हम फेफड़े से सांस ले रहे हैं तो ये भी फेफड़े से लेंगे, तो ये विशेषता होगी इनकी। और जैसे हम लोग जमीन पर रहते हैं तो चलते कैसे हैं, पैर से चलते हैं, तो इनके पास भी पैर होगा। यदि लार्वा अवस्था में है तो इसके चलने के लिए फिंस होंगे। तो ये दोनों बातें चाहो तो आप लिख लो, यहां लिख लेते हैं। पैर से चलने के लिए तथा फेफड़ों से श्वास लेने के लिए धरातलीय अनुकूलन दिखाते हैं। लीजिए, जबकि पानी में फिन तैरने के लिए तथा गिल्स श्वसन हेतु पाए जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट पढ़िएगा कि लार्वा अवस्था में ये मछली जैसा व्यवहार करेंगे, और जब धरातल के जीव बनेंगे तो ये धरातली जीवों जैसा व्यवहार करेंगे। जब धरातल पर होंगे तो पैरों के द्वारा चलेंगे, फेफड़ों के द्वारा श्वसन करेंगे, और जब पानी में होंगे यानी लार्वा अवस्था में होंगे तो ये गिल्स के द्वारा श्वसन करेंगे और फिंस के द्वारा चलेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको पहले पन्ने में हमने बता दिया। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं कि इसके प्रमुख उदाहरण क्या है। इसके प्रमुख उदाहरण ये तो आप जानते ही होंगे। सैलामेंडर, अभी आपको चित्र में दिखा देंगे। सैलामेंडर, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि सैलामेंडर किस फाइलम का सदस्य है। अब जवाब दीजिएगा, सैलामेंडर एम्फीबिया का सदस्य है। सैलामेंडर। टोड आप जानते होंगे, टोड मेढक का ही एक रूप दिखता है इसको। फ्रॉग आप जानते हैं, फ्रॉग। हाइला, ये पेड़ पर रहने वाला मेढक है, हाइला। और एक और है, एक थियोफिस। ये चार उदाहरण हमने लिख दिए हैं। चारों उदाहरण के बारे में कभी न कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो चारों याद रखिएगा, सैलामेंड्रा, टोड, फ्रॉग, हाइला और एक थियोफिस।
महत्वपूर्ण पॉइंट चौथा, ये देखिए, इनकी बॉडी, अच्छे से इनका शरीर देखिएगा, फिर से यहाँ थोड़ा वापस ले चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखें यदि आप, तो ये वाला रीजन हेड में दिखाई देता है, सिर वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा ये गर्दन वाला हिस्सा, फिर ये ट्रंक पीठ वाला, और पीछे की ओर बढ़ेंगे तो पतला हिस्सा दिखाई देगा, ये टेल वाला हिस्सा दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं आपको कि यदि बॉडी को इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हेड, नेक, ट्रंक और टेल में बटी होती है। यही हम इसमें लिखने वाले हैं कि इनकी बॉडी हेड में, नेक में, ट्रंक में एंड टेल में बटी होती है। चौथा हो गया। एक और बात आपको बताना जरूरी है, मछली में हमने कुछ एक्सोस्केलेटन आपको बताए थे, बाह्य कंकाल बताए थे। मछली को आप पकड़िए तो यदि उल्टा पकड़ते हैं तो आपके हाथों पर चोट लगती है, चोट लगने का कारण उस पर कांटे पाए जाने और स्केल्स की उपस्थिति है, सल्क पाए जाते हैं। यहाँ एक बात बताना चाहते हैं कि एम्फीबिया का शरीर यदि आप मेढक का टच करेंगे तो बिल्कुल कोमल दिखता है, अर्थात इस पर कंटिकाएं नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया। 5वां पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि इनमें स्पिक्यूल्स या कंटिकाएं नहीं पाई जाती। तो फिर क्या होता है, जब कंटिकाएं नहीं है तो शरीर स्वाभाविक रूप से कोमल होगा। कंटिकाएं नहीं पाई जाती क्योंकि म्यूसिलेजिनस ग्लैंड की उपस्थिति होती है। आपने सुना होगा कि यदि मेढक पानी से बाहर आ जाए तो वो सांस जो है कभी कभी त्वचा से भी लेता है, त्वचा को गीला रखता है, फेफड़े का भी उपयोग नहीं करता, त्वचा से भी सांस ले सकता है। और त्वचा से सांस लेने के लिए स्किन का मॉइस्ट होना, गीला होना जरूरी है। मान लो उसमें कांटे होते तो क्या गीला रहता? वो नहीं रहता। मॉइस्ट होने के लिए म्यूसिलेजिनस ग्लैंड की उपस्थिति जरूरी है, इसीलिए वो सांस ले पाता है। 5वां पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट, अब एक्सोस्केलेटन तो इसके पास है ही नहीं। एक्सोस्केलेटन का मतलब इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम लोगों में नाखून है, बाल है। फ्रॉग में ऐसा कोई एक्सोस्केलेटन का पार्ट नहीं है। तो 7वां पॉइंट जो लिख रहे हैं आप भी लिखिएगा कि एंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल, एंडोस्केलेटन पाया जाता है। सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एंडोस्केलेटन पाया जाता है। और यदि आपने देखा हो तो मछली जो है मुंडी इधर से उधर नहीं घुमाती, जैसे हम लोग ऐसे ऐसे मुंडी घुमाते हैं ना, मछली नहीं घुमा पाती। मछली स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। चल के देखिएगा, मुंडा नहीं घुमा सकती मछली। क्यों? क्योंकि उसके पास एंडोस्केलेटन में एक विशेष हड्डी नहीं होती। वो विशेष हड्डी कौन सी है अभी बताने वाले हैं। वो विशेष हड्डी है एटलस। तो एंडोस्केलेटन पाया जाता है जिसमें, इसमें लिखिएगा, इनमें एटलस, इसका चित्र भी दिखाएंगे आपको। एटलस नामक प्रथम कशेरुका पाई जाती है, जिसके कारण ये अपना सिर
हिला सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूपीएससी में, पीएनएसटी में, दोनों में ये सवाल पूछा गया। कौन सी ऐसी वर्टिब्रा है जिसके कारण ये अपने हेड को हिला सके? एमपीएसआई में भी सवाल पूछा है। 8वां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप में टंग है, स्वाद लेते हैं, आप ऐसे फाइलम का नाम बताइए जिस फाइलम से टंग की शुरुआत हुई, जीभ की शुरुआत हुई। लिखिएगा, 8वां पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये प्रथम जंतु हैं जिनमें टंग यानी जीभ पाई जाती है। याद कर लीजिएगा, यहीं से टंग की शुरुआत होती है। टंग क्यों पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, कैसे काम करती है, इसको आगे हम विस्तार से आपको चित्र में दिखा देंगे। तो इस पन्ने पर हमने आपको बताया कि इसके प्रमुख उदाहरण सैलामेंडर, टोड फ्रॉग, हाइला इक्थ्योपिस है। इसकी बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में बटी होती है। इसमें स्पिक्यूल्स या कंटिकाई नहीं पाई जाती क्योंकि म्यूसिलेजिनस ग्लैंड की उपस्थिति होती है। एंडोस्केलेटन पाया जाता है। इसमें एटलस नामक वर्टिब्रा होती है जिसके कारण मेढक जो है अपना सिर हिला सकता है। ये प्रथम जंतु है जिसमें टंग पाई जाती है। एम्फीबिया में ही टंग की शुरुआत होती है, लेकिन एम्फीबिया का एक सदस्य ऐसा है जिसमें जीभ नहीं होती। ये भी सवाल पूछा गया है। यदि आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें टंग नहीं पाई जाती। चलिए तब तक हम 9वां पॉइंट आपको बताते हैं कि श्वसन किसके किसके द्वारा हो सकता है? गिल्स के द्वारा हो सकता है, बिल्कुल सही। स्किन के द्वारा हो सकता है, ये भी सही। लंग्स के द्वारा हो सकता है, ये भी सही। सभी ऑप्शन इसके लिए खुले हैं कि श्वसन गिल्स के द्वारा हो सकता है, स्किन के द्वारा हो सकता है, लंग्स के द्वारा हो सकता है। और 10वां महत्वपूर्ण पॉइंट, इसका हार्ट, एम्फीबिया में जो हृदय होता है वो कितने चैम्बर का होता है? ये भी एमपीपीएससी में सवाल पूछा गया। मेढक का हार्ट कितने चैम्बर का होता है? लिखिएगा, इनका हार्ट 3 चैम्बर का बना होता है। इसका भी चित्र दिखाएंगे आपको। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आज जो एमसीक्यू लाए हैं, यदि आपने पिछले के सारे वीडियो पढ़े होंगे तभी आज एमसीक्यू बनने वाला है आपसे, नहीं तो एक भी एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यू हैं एक भी एमसीक्यू नहीं बनेगा। इसलिए पूरे बैक वीडियो को जरूर एक बार पढ़ लीजिए या नोट्स बना लीजिए उनके। 3 चैम्बर्ड होता है, यानी 3 चैम्बर होंगे। तो इसमें 2 आर्किल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। चाहे तो आप लिख लें, यहाँ 2 आर्किल होगा और 1 वेंट्रिकल। 11वां पॉइंट, इनके पास भी रजाई गद्दा नहीं होता। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। 2 तरह के जीव, शीत रुधिर प्राणी और गर्म रुधिर वाले प्राणी। इनके पास, हम लोग गर्म खून वाले हैं तो हम लोग ठंड से बचने के लिए रजाई गद्दा रखते हैं। इनके पास नहीं होता, अर्थात ये शीत रुधिर प्राणी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। शीत रुधिर प्राणी। क्लासिफिकेशन के चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए पूरे। क्लासिफिकेशन का चैप्टर जिसको आता है उसको बायोलॉजी में कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि क्लासिफिकेशन पढ़ते समय वो सारे लक्षणों को एक बार पढ़ लेता है। तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये 11वां पॉइंट लिख दिया। अब एक और महत्वपूर्ण चीज पूछी गई, पीएनएसटी में पूछा गया कि मेढक क्या उत्सर्जित करता है, और आरआरबी ने पूछा कि किस प्रक्रिया के द्वारा यह उत्सर्जन होता है। दोनों सवाल ध्यान से सुनिएगा, क्या उत्सर्जन करता है और इसमें प्रक्रिया
कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? दोनों का जवाब हम 12वें पॉइंट पर लिखने जा रहे हैं। 12वां पॉइंट लिख रहे हैं कि ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यह प्रक्रिया मतलब अमोनिया के बनाने की प्रक्रिया या अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया डीएमिनेशन की कहलाती है। डीएमिनेशन कहलाती है। एक सवाल हम अपनी तरफ से आपसे पूछते हैं कि डीएमिनेशन की प्रक्रिया इसके अलावा, अफराक के अलावा, क्या मनुष्य में भी पाई जाती है? और यदि मनुष्य में पाई जाती है तो किस अंग में पाई जाती है? क्या आपको पता है? नहीं पता। तो ये भी सुन लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। यह प्रक्रिया मनुष्य के लीवर में पाई जाती है। मतलब यहां समानता है। एम्फीबिया और मैमल्स में एक समानता आपको मिलेगी कि लीवर में डीएमिनेशन की प्रक्रिया होती है। अमोनिया बनती है, बाद में वो यूरिया, यूरिक एसिड में कन्वर्सन होता है, लेकिन बनती है। तो ये अमोनिया कहाँ बनती है? लीवर में बनती है। एक ये हो गया। एक बात ये कि इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये अंडे देने वाले हैं। इसमें मेल और फीमेल अपना अपना जो उत्सर्जी पदार्थ है या स्पर्म और ओवा है वो बाहर छोड़ देते हैं। फ्यूजन बाहर होता है और ये फ्यूजन इंटरनली नहीं होता। ये लिखिएगा, अंडे देने वाले हैं, ये ओवीपेरस होते हैं। ये ओवीपेरस होते हैं, यानी अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं। और ये अंडे बाद में फूट करके छोटे छोटे टैडपोल में कन्वर्ट होते हैं। और इन अंडों को जो फीमेल होती है वो अपने बॉडी के ऊपर सहेज करके, सुरक्षित करके रखती है। ये भी आपको बताने वाले हैं, लेकिन इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कभी समय लगा तो विस्तार से हम आपको पढ़ाएंगे। अभी आप यहाँ पर ही सिर्फ याद रखिए कि ये ओवीपेरस होते हैं। ये भी लिख लीजिए कि अंडों का विकास बाह्य वातावरण में होता है। ठीक है। एक सवाल हमने आपसे पूछा था कि इन एम्फीबियंस में टंग पाई जाती है, जीभ पाई जाती है। फिर एक सवाल और पूछ दिया था कि ऐसे एम्फीबिया का नाम बताइए जिसमें टंग नहीं होती। क्या आपको पता है कि ऐसे एम्फीबिया में सब में जीभ है, सिर्फ एक एम्फीबिया का ऐसा सदस्य है जिसमें टंग या जीभ नहीं होती, और उसका नाम 14वें पॉइंट पर लिख करके एम्फीबिया के इस चैप्टर को यहीं फिनिश करेंगे। 14वें पॉइंट में लिख रहे हैं कि इक्थियोफिस ऐसा एम्फीबियन है जिसमें जीभ नहीं पाई जाती। तो इस पन्ने पर हमने आपको बताया कि रेस्पिरेशन होगा गिल्स के द्वारा, स्किन के द्वारा, लंग्स के द्वारा। इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होगा जिसमें 2 आर्किल होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे, शीतऋतुर प्राणी होंगे। अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे, डीएमिनेशन की प्रक्रिया कहलाएगी। मनुष्य में भी डीएमिनेशन की प्रक्रिया होती है, ये लीवर में होती है। ये अंडे देने वाले होते हैं, अंडे हैच करके टैडपोल बनाते हैं जो मछलियों जैसा व्यवहार करते हैं। और इसमें एक एनिमल ऐसा है जो जिसमें टंग नहीं। इन जितनी बातों को इधर हमने पूरे
लाइन में आपको बताया है, तीनों पन्नों पर जितना बताया है उन सभी को विस्तार से आपको चित्रों के माध्यम से भी समझा देते हैं। आइए, एक उदाहरण हमने आपको बताया कि साहब सैलामेंड्रा इसका उदाहरण। इसका शरीर देखिए आप, सैलामेंड्रा ही है। सैलामेंड्रा, इसमें ये हेड वाला रीजन देखिए, फिर ये छोटा सा ये वाला रीजन जो है ये नेक वाला, फिर ये ट्रंक वाला, फिर ये टेल वाला। बॉडी पूरी की पूरी कितने भागों में बटी है? हेड, दूसरा नेक, फिर ट्रंक और फिर टेल। पूरी की पूरी बॉडी जो है 4 भागों से मिलकर के बनी होती है। सैलामेंड्रा ये कहलाता है, ये एम्फीबिया का सदस्य है। कभी कभी सैलामेंड्रा को देख करके कंफ्यूजन होता है और इसको हम रेप्टाइल में शामिल करते हैं। गलत है, रेप्टाइल में नहीं शामिल होगा। सैलामेंडर ये शामिल होता है एम्फीबिया का प्रमुख सदस्य, तो एम्फीबिया का ये। दूसरा देखिए, हमने टंग बताई कि एम्फीबिया में टंग पाई जाती है। टंग का मतलब जीभ, ये देखिए, और टंग जो है इंटीरियरली फिट होती है। हम लोगों की टंग कहाँ है? पीछे फिट है, और हम सामने से उसको निकालते हैं। इनकी जीभ जो है, जैसे दांत है हम लोगों का, दांत वाले साइड में फिट होती है, और जब इनको कीड़े को पकड़ना होता है तो ये पीछे से उठा करके सामने फेंकते हैं। ये देखिए फेंक रहा है ये मेढक टंग को निकालता है और इस कीड़े को देखिए कैसे फंसा लिया। तो टंग की शुरुआत या जीभ की शुरुआत लिखिएगा यहां, इनिशिएशन है, इनिशिएशन ऑफ टंग। कहां से शुरू होगा? एम्फीबिया से। यह बहुत प्रमुख विशेषता है, अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, तो इसको पढ़िएगा, इनिशिएशन ऑफ टंग। हमने कहा आपसे कि ये दोनों तरह के जीव मतलब जल में भी रहेंगे, थल में भी रहेंगे। जब ये जल में रहते हैं तो ये अवस्था इनकी टैडपोल की अवस्था होती है। टैडपोल आपने देखा, टैडपोल की अवस्था में जब ये रहता है तो इस समय इसके पास लंग्स नहीं होते, लंग्स अब्सेंट, फेफड़ा नहीं होगा क्योंकि ये पानी में रह रहा है। तो क्या होगा साहब? तब इसके पास ये देखिए यहां पर ये रचना जो होती है ये कहलाती है गिल्स। पैर जो होते हैं इसके फिन्स की तरह काम करते हैं, फिन्स की तरह, जैसे मछली में डॉर्सल, वेंट्रल, काउडल ये फिन काम करते थे, ये फिन्स की तरह काम करते हैं। और टेल जो है ये देखिए टेल लगी, ये टेल इसको तैरने में मदद करती है, ये स्विमिंग में मदद करती है। तो जितने भी पानी में पाए जाने के लक्षण होते हैं वो सारे के सारे टैडपोल में पाए जाते हैं। और टैडपोल जो है ये जल निवासी होता है, जल निवासी। इसीलिए मेढक की ऐसी एम्फीबिया की जाति होती है कि जल और थल दोनों में पाई जाती है। आपने मेढक को देखा होगा, मेढक जब कुएं में रहता है तो वो ऊपर अपना नथुना जो है, मुंह का हिस्सा, नाक ऊपर किए रहता है, क्योंकि उस समय वो फेफड़े के द्वारा सांस ले रहा होता है। तो ये टैडपोल देखिएगा। हमने आपसे एक बात बताई कि इसमें एक विशेष हड्डी है, और वो विशेष हड्डी के कारण इसका पूरा हेड जो है घूमता है। वो विशेष हड्डी का नाम होता है एटलस। ये देखिए यहीं से शुरुआत होती है, ये देखिए एटलस वर्टिब्रा। सिर्फ इसको बताने के लिए हमने इतना बड़ा चित्र बनाया, एटलस वर्टिब्रा। एटलस वर्टिब्रा गले के पास है, देख रहे हैं ध्यान से, ध्यान से देखिए इसको, ये है एटलस वर्टिब्रा। इस एटलस वर्टिब्रा के कारण इसका जो हेड वाला रीजन है ये चारों तरफ घूम पाता है। तो एटलस के कारण हेड के पूरे चारों तरफ घूमने की जो प्रक्रिया होती है फ्रॉग में ही शुरुआत होती है। इसके पहले मछली में एटलस नहीं, एंडोस्केलेटन तो है पर एटलस नहीं है। उसका मुंडी आप घुमाओगे तो वो घूमेगा नहीं, खत्म, लेकिन इसकी मुंडी घुमाओगे तो घूमेगी क्योंकि एटलस वर्टिब्रा है। तो एटलस वर्टिब्रा बाकी संरचना को कभी आप विस्तार से, जब हम कभी इसका एंडोस्केलेटन पढ़ाएंगे तो ये देखिए एलियम, स्चियम, प्यूबिस और ये सब आपने पढ़ा होगा। फीमर है, इधर ह्यूमरस है, फिर ये फैलेंजेज है, ये सब कुछ आप जानते हैं। इस बोन को बताने के लिए ये वाली बोन जो बीच में दिख रही है, इस तरह की रचना में दिख रही है, इस तरह की रचना को, इसको कहते हैं एटलस। एटलस वर्टिब्रा के कारण इसका सिर जो है चारों तरफ। तो एक ये
प्रमुख रचना हुई। फिर हमने बताया कि इसका हार्ट जो है एम्फीबियंस का 3 चेम्बर्ड होता है। ध्यान से देख लीजिए, ये हो गया कौन सा, लेफ्ट होगा कि राइट, ये राइट आर्किल हुआ, ये लेफ्ट आर्किल हुआ, ये वाला हिस्सा जो है ये वेंट्रिकल हुआ, देखा, और सीधा ये सप्लाई लंग को चला जाता है। इसकी भी विशेषता अलग है, यहां पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता तब ये वेंट्रिकल भी 4 बराबर भागों में, मतलब हार्ट जो है 4 बराबर भागों में बांटा जाता, यहां नहीं होता, यानी 3 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड। चित्र दिखाने से मतलब यह होता है कि ये चित्र आपके दिमाग में बैठ जाए, कभी भूले नहीं कि इसमें 3 चेम्बर्ड है कि 2 चेम्बर्ड है। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जब आप जाइए तो सामान्य सवाल आपसे नहीं पूछेगा, ऐसा सवाल पूछेगा जो कम बच्चों से बने, या वो पूछने वाले की ये मेंटालिटी होती है कि ना बने। तो इसलिए आप थोड़ा सा गहराई में उतर करके पढ़ने की कोशिश करिए तो आपसे सवाल बनेंगे। तो 3 चेम्बर्ड हार्ट, और ये हमने एक की बात बताई, ये देखिए सारे के सारे एक को इसने ले कर दिया, बाहर कर दिया, ये अंडे आ गए, देखा आपने। अब इसी बीच में जो मेल होगा वो अपना स्पर्म छोड़ देगा। अब ये स्पर्म यहाँ आ जाएंगे और इसके साथ फ्यूज करके और जाइगोट बना लेंगे, या ओवम बन जाएगा, अंडा बन जाएगा। अब जब ये अंडे बन जाएंगे तो ये मेढक जो है, जो फीमेल मेढक होगी, ये पूरी रक्षा करती है। कब तक रक्षा करती है? जब तक इसमें हैचिंग नहीं हो जाती। इसीलिए इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है। फीमेल अपना अंडा निकाल देगी पानी में, मेल अपना स्पर्म बाहर निकाल देगा, और दोनों जो है मिक्सअप कहाँ होंगे? पानी में होंगे। इसीलिए इसको बाह्य निषेचन कहा जाता है। समझ गया? तो ये पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं एमसीक्यू सेशन के। बड़े गंभीरता से एमसीक्यू को करने की कोशिश करिएगा। आज के सवाल जो है आपके पेपर पर जो पूछे गए, आज उन सवालों के साथ आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, आप अपने आप को ट्राई करिए कि क्या आपकी बायोलॉजी मजबूत है। पहला सवाल, अब यदि आपने सारे वीडियो पीछे के लेक्चर को पढ़ा होगा तभी आज सवाल बनेंगे, क्योंकि आज के जो पढ़ाया है उस पर से एक भी सवाल नहीं दिया। पहला सवाल, निम्न में से किस समूह, निम्न में से किस समूह का पारिस्थितिकीय महत्व, पारिस्थितिकीय महत्व आर्थिक महत्व से ज्यादा है। निम्न में से किस समूह का पारिस्थितिकीय महत्व माने इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ऐसे ग्रुप का नाम आपको बताना है कि जिसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो, आर्थिक महत्व या उससे फायदा जो लिया जाता है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कम। ऐसे ग्रुप का आपको नाम बताना है। उत्तर हम दे रहे हैं ए, जिम्नोस्पर्म। पढ़ाया है हमने जिम्नोस्पर्म, जब प्लांट किंगडम पढ़ाया है, प्लांटी पढ़ाया है, तब पढ़ाया है। ए। बी, एंजियोस्पर्म। सी, ब्रायोफाइटा। या डी, टेरिडो। ये सवाल पीएनएसटी में और एमपीएसआई में पूछा गया। निम्न में से किस समूह का पारिस्थितिकीय महत्व आर्थिक महत्व से ज्यादा है? माने ये न हो तो हमारा पूरा इकोलॉजी जो है, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम जो है वो खराब हो सकता है। कितना गूढ़ सवाल पूछा है।
जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टीडोफाइटा। बनता हो तो करिए जवाब। इतनी गंभीर बायोलॉजी आपसे पूछी जाएगी, यदि आप परीक्षा देने जा रहे हो तो इतनी गंभीर बायोलॉजी आपको पढ़नी होगी। पहला सवाल उत्तर जैसा कि निर्धारित है पूरे प्रश्न होने के बाद हम आपको बताएंगे। तो पहला सवाल का यदि आप उत्तर कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में करिए, और ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब क्लास खत्म हो जाए तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। नाम लिखिए आप अपना, और कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए जो आपके दिमाग में आए, तो हमें अंदाज़ा लगे कि जब आप पढ़ते हो तो आप कितना पढ़ रहे हो, वीडियो पूरा पढ़ रहे हो, कुछ छोड़ रहे हो, तो उस हिसाब से फिर अगला वीडियो हम आपके लिए तैयार करें। दूसरा सवाल, एल्गी का वास स्थान यानी हैबिटेट निम्नलिखित में कौन सा है? एल्गी का वासस्थान निम्नलिखित में से आरआरबी में पूछा गया सवाल। ए, देखते चलिएगा, सारे सवाल टिपिकल सवाल है और तुरंत बन जाए आपसे, ये बड़ी बात है। और तुरंत बनने के लिए आपको पूरे वीडियो जितने हुए हैं अभी तक उनको पढ़ना ही होगा। पहला लिख रहे हैं नमी युक्त पत्थर पर पाए जाएंगे। बी लिख रहे हैं नमी युक्त भूमि पर पाए जाएंगे, जमीन पर। तीसरा लिख रहे हैं नमी युक्त लकड़ी पर पाए जाएंगे। और डी लिख रहे हैं उपर्युक्त सभी। एल्गी का वास स्थान कहां आप करेंगे? नमयुक्त पत्थर पर, नमयुक्त भूमि में, नमयुक्त लकड़ी में, या उपर्युक्त सभी? इस प्रश्न का भी उत्तर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसमें एम्ब्रियो यानी भ्रूण नहीं बनता? ध्यान से पढ़िएगा सवाल। निम्नलिखित में से किसमें भ्रूण नहीं बनता? बनता है नहीं, नहीं बनता। ए उत्तर दे रहे हैं। किसमें भ्रूण नहीं बनेगा? एल्गी में। बी मांस में, मांस फर्न पढ़ाया है ना। सी लीवर वर्ट में, जो ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ के चले जाते हैं, लीवर वर्ट में। या डी बता रहे हैं क्लब मास, जहां मांस का गुच्छा। निम्नलिखित में किसमें एम्ब्रियो नहीं बनता? भ्रूण किसमें नहीं बनता? अब यदि आपने पिछले वीडियो को सिस्टमेटिक वे में समझ करके पढ़ा होगा, समझ के नोट्स बनाया होगा, तो ही सवाल बनेगा। तीसरा, निम्नलिखित में से किसमें एम्ब्रियो नहीं बनता? ये रहा सवाल। अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। मांस प्लांट का उदाहरण नहीं है। मतलब निम्न में से कौन सा मांस नहीं है? नहीं बताना है। फिर से सवाल, मांस प्लांट नहीं है, ये भी PNST SI का सवाल। मांस प्लांट का उदाहरण नहीं है। ए
फ्यूनेरिया, बी पॉलीट्राइकम, सी स्फैग्नम, स्फैग्नम, और डी ट्राइकम, कोलेक्टोट्राइकम। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मास नहीं है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम या कोलेक्टोट्राइकम। अब यदि आपने मास फर्न पढ़ा है, उधर हमने क्लासिफिकेशन में ये सारे उदाहरण शामिल किए हैं, यदि आपने सिस्टमेटिक पढ़ा होगा तो उत्तर बन जाएगा। 5वां सवाल, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा और तब करिएगा। निडिल के समान, मतलब पतली सी रचना, निडिल के समान पत्ती, मतलब चौड़ी पत्ती ना हो, निडिल के समान पत्ती हो, जिसके कारण सतह कम हो जाए, सतह मतलब जो धूप में दिख रही सतह होती है वो कम दिखे, पत्ती जो है निडिल जैसी हो, सुई जैसी हो जाए। स्टोमेटा धसे हों, जिससे पानी उड़ता है, स्टोमेटा धसे हों। पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल का कठोर आवरण हो, क्यूटिकल का कठोर आवरण हो। यह सब कुछ वाटर लॉस को कम करता है, माने बाष्पोत्सर्जन को घटाता है, को कम करता है। छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया सवाल, वाटर लॉस को कम करता है और इसे जीरोफिटिक कैरेक्टर यानी मरूदभिद लक्षण कहते हैं। ये तो आप भी जानते हैं, जीरोफिटिक कैरेक्टर ही है, पत्ती सिकुड़ जाए, स्टोमेटा धस जाए, पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल का कठोर आवरण हो जाए, ये सारे के सारे लक्षण जीरोफिटिक या मरूदभिद के लक्षण हैं। यह निम्न में से किसकी विशेषता है? प्रश्न यह है, यह निम्न में से किसकी विशेषता है? ए टीरिडोफाइटा, बी जिम्नोस्पर्म, सी एंजियोस्पर्म, एंड डी स्फिनोप्सिडा। मतलब जीरोफिटिक कैरेक्टर कौन दिखाएगा? टीरिडोफाइट्स दिखाएंगे, जिम्नोस्पर्म दिखाएंगे, एंजियोस्पर्म दिखाएंगे, स्फिनोप्सिडा दिखाएंगे। पूरे पढ़े होगे बच्चे, वीडियो पूरे के पूरे पढ़े होगे तभी चलेगा। यदि आपने रेगुलरिटी नहीं होगी तो ये अब सवाल नहीं बनने वाले।
तो ये 5वां सवाल। और आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने, निम्न में से क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, नहीं बताना है। एमपीपीएससी का सवाल पूछ रहे हैं। पहला लिख रहे हैं, एंट अमीबा, एंट अमीबा से डिसेंट्री होती है, दस्त जिसको कहते हैं। बी लिख रहे हैं, गलत वाला ऑप्शन आपको बताना है। प्लाज्मोडियम आपने नाम सुना होगा। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया होता है क्या? सी बता रहे हैं, ट्रिपैनोसोमा काला जार। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, गार्डिया डायरिया, उल्टी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, जोड़ा सही नहीं है बताना है। एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा या गार्डिया। इसमें से सही उत्तर जो हो वो सही उत्तर टिक कीजिए और देखिए कि क्या आपकी बायोलॉजी या साइंस और टेक्नोलॉजी के सेशन आपके तैयार हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हैं। और साथ ही ध्यान रखिए कि यदि आपने लगातार इन सेशंस को, क्लासिफिकेशन के सेशंस को पढ़ लिया, तो आप समझना आधी बायोलॉजी आपकी पूरी हुई गई। क्योंकि क्लासिफिकेशन को अक्सर लोग नहीं पढ़ते, छोड़ते। और क्लासिफिकेशन को हमने पूरे 20 वीडियो में सरलतम ढंग से उसको पूरा करने की कोशिश की है। इसलिए पूरे क्लासिफिकेशन के सारे वीडियो को एक एक लाइन आप पढ़ लीजिए, सारे उत्तर आपको बनेंगे। तो ये 6वां सवाल पूछा। अब हम आपको उत्तर की ओर ले चलते हैं, बता देते हैं। पहले सवाल पर हमने पूछा था आपसे कि कौन सा समूह पारिस्थितिकीय महत्व है। आर्थिक महत्व उतना नहीं है कि इससे लकड़ी मिल जाएगी या लकड़ी बेच लोगे, कुर्सी बनवा लोगे, ये नहीं है। तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण पढ़ोगे, उधर हमने पढ़ाया भी है। तो इसका सही जवाब होगा ब्रायोफाइटा। दूसरा सवाल, सभी एल्गी का वास स्थान कहाँ होगा? एल्गी कहाँ उत्पन्न हो जाती है? ये आप टेस्ट करिएगा, अपने घर के आसपास दिखेगा। यदि नमी युक्त पत्थर है तो वहाँ एल्गी उत्पन्न हो सकती है, यदि भूमि है तो वहाँ एल्गी बन सकती है, यदि लकड़ी है तो वहाँ बन सकती है। इसलिए तीनों जगह बन सकती है, तो इसलिए सही ऑप्शन होगा डी। फिर तीसरे सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एम्ब्रियो या भ्रूण नहीं बनता? अब ये सवाल तो आपको पीछे के क्लासिफिकेशन, जो प्लांट किंगडम वाला क्लासिफिकेशन, उसको पढ़ना पड़ेगा। एल्गी में, मास में, लीवरवर्ट में, क्लब मास में। तो इसमें सही जवाब होगा भ्रूण किसमें नहीं बनता? जिसमें बीज नहीं बनेगा। तो इसमें भ्रूण नहीं बनता है एल्गी। चौथा सवाल, मास प्लांट का उदाहरण नहीं है, या इसमें से कौन मास नहीं है? हमने पढ़ाते समय आपको बताया था कि सब मास है। फ्यूनेरिया भी मास है, पॉलीट्राइकम भी मास है, स्फैग्नम भी मास है। एक ही बस्ता है जो टेढ़ा मेढ़ा नाम लिखा है, कॉलीटोट्राइकम, ये मास नहीं है। ये पढ़ लीजिएगा। 5वें सवाल में हमने पूछा, निरिल के समान पत्ती हो जिसके कारण सतह कम हो गई हो, ट्रांसपिरेशन घट गया हो, क्यूटिकल का कठोर आवरण हो गया हो, वाटर लॉस घट गया हो। ये जीरोफिटिक कैरेक्टर है। और इस जीरोफिटिक कैरेक्टर में किसकी विशेषता है? तो आप पढ़िएगा। तो टेरिडोफाइटा का ये लक्षण नहीं है, एंजियोस्पर्म का लक्षण नहीं है, स्फेनोप्सिडा का लक्षण नहीं है। तो एक ही बचता है, बताओ कौन सा लक्षण बचता है? जिम्नोस्पर्म। तो इसका सही जवाब होगा जिम्नोस्पर्म। और अंतिम सवाल आज के सेशन का, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पक्का है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका डिसेंट्री फैलाता है, ये भी हमने पढ़ाया है।
प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाता है, ये भी पढ़ाया है। गार्डिया के द्वारा डायरिया होता है, ये भी सही है। ट्रिपैनोसोमा निद्रा रोग फैलाता है, कालाजार नहीं, इसलिए इसमें गलत ट्रिपैनोसोमा। तो इस तरह से ये 6 के 6 सवाल में आप टेस्ट कीजिए, आपसे कितने सवाल बने, कितने सवाल आप कर पाए, और फिर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने मित्रों के बीच बताइए, उनको सिखाइए कि ये इस ढंग से उसको पढ़ें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन कैसा लगा ये ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक दिन के अंतराल के बाद फिर दूसरा सेशन लेकर के आएंगे, और आज की यह क्लास ठीक 6 बजे लाइव होगी। ठीक 6 बजे आप हमें लाइव मिलिएगा। आपका कोई भी प्रश्न ऐसा हो जो आप उत्तर ना कर पा रहे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक 6 बजे हम लाइव रहेंगे, जो भी आप सवाल पूछोगे सीधा जवाब आपको देंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपने इस YouTube चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।